दोस्तों सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। तो स्वागत है आपकी मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती हैं, चाहे वो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में देख लो या एसएससी के एग्ज़ाम में देख लो। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ाऊंगा और उनसे संबंधित जो भी हमारे फैक्ट निकलेंगे वो भी मैं आपको इन वीडियो में बताऊंगा। और जो भी हमारे उत्तराखंड की आगामी परीक्षाएँ हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और खासकर जो हमारे दरोगा का एग्ज़ाम है और कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, वहाँ पे पॉलिटी का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि जो हमारी पॉलिटी होती है वहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर बहुत से अनुच्छेद बनाए गए हैं और जो कि हमारे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें और जो भी आपके दोस्त उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा आज का पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 108 के तहत हमारा संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संयुक्त अधिवेशन क्या होता है और इसकी स्थिति कब आती है। तो आपको खाली याद नहीं करना है कि अनुच्छेद 108 में खाली संयुक्त अधिवेशन है, आपको इसको बारे में पूरी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारे पेपर में कोई भी डीप क्वेश्चन इससे बनता है तो आप उसे आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले हम संयुक्त अधिवेशन से पहले हम संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और तो उसके बाद ही आपको संयुक्त अधिवेशन अच्छे समझ में आ जाएगा। और जो हमारे कानून निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले तो ब्रिटेन से ली गई। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो हमारे ब्रिटेन से ली गई है। और जब भी हमारा कोई कानून बनता है तो उसके सबसे पहले हमारे एक विधेयक हमारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है और जब विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो इसका वहाँ पे हमारा प्रथम वाचन होता है। और प्रथम वाचन के साथ ही जो भी इस विधेयक के उद्देश्य है कि ये विधेयक कैसा है, आगे चलकर कैसा रूप लेगा, इसके बारे में चर्चा की जाती है। जब हमारे इसका प्रथम वाचन होता है तो फिर इसी सदन में क्या होता है कि इसका हमारा दूसरा वाचन होता है। और दूसरे वाचन में क्या होता है कि इस विधेयक को एक समिति के पास भेजा जाता है और उस समिति क्या करती है, इस विधेयक को चर्चा करती है कि ये विधेयक कैसा है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो ये विधेयक का हमारा तीसरा वाचन होता है और तीसरे वाचन में जिस सदन में यह विधेयक रखा गया, उस सदन के लोगों की राय जानी जाती है कि उस सदन के लोग इस विधेयक के बारे में क्या चाहते हैं और कितने लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं या विपक्ष में। अगर सदन को लगता है कि लोग इसके पक्ष में हैं तो इस विधेयक का हमारे इसी वाचन में क्या हो जाता है, मतदान हो जाता है और विधेयक को जितना बहुमत मिलना चाहिए, अगर उतना बहुमत मिल जाता है तो ये विधेयक पास हो जाता है। और पास होने के साथ ही ये विधेयक हमारे अगले सदन में चला जाता है। जैसे मान लो ये विधेयक हमारा लोकसभा में रखा और अगर इसे वहाँ बहुमत मिल गया है तो ये हमारा राज्यसभा में चला जाता है। फिर अगर ये हमारा अगले सदन में चला गया है तो वहाँ पर भी इसका प्रथम वाचन, सेकंड वाचन, तृतीय वाचन सेम होता है। और अगर वहाँ पे भी इसको लगा कि वहाँ के जो लोग हैं पक्ष में हैं तो वहाँ भी इसका हमारा तीसरे वाचन में मतदान हो जाता है। और अगर यहाँ पे इसका मतदान हो गया तो अंतिम में यह विधेयक क्या होता है, हमारा राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति यहाँ पर हस्ताक्षर कर देता है तो यह विधेयक हमारा कानून का रूप ले लेता है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा राष्ट्रपति यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो कोई भी विधेयक हमारा कानून का रूप नहीं ले सकता है। इसलिए हम राष्ट्रपति की वहाँ पे हस्ताक्षर करने की बहुत अनिवार्यता होती है। अब हम समझेंगे कि संयुक्त अधिवेशन कैसे होता है। आपको जो कानून निर्माण की प्रक्रिया मैंने आपको अच्छे से बता दी है, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। अगर पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो इसे आप आसानी से कर लोगे। तो दोस्तों पहले हमने माना कि जब कोई भी विधायक हमारे एक सदन से दूसरे सदन में गए, मानो एक विधायक है वो किसी हमारा दूसरे सदन में गया, माना ये हमारे लोकसभा है, अगर लोकसभा से विधायक हमारे राज्यसभा में गया, अगर राज्यसभा क्या करती है कि इस विधेयक को आगे पारित ना करती है या उसमें कुछ संशोधन कर देती है या अपने पास 6 महीने के लिए इस विधेयक को रोक देती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों सदनों में क्या होता है, इस विधेयक को लेकर हमारा गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा राष्ट्रपति के द्वारा हमारा संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित किया जाता है तो अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना और इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट भी कर लेना दोस्तों।
संयुक्त अधिवेशन के बारे में कुछ फैक्ट और भी जान लेते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त बैठकों से किसी विधेयक को पारित होने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हमारा साधारण बहुमत हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 108 के तहत जो हमारा संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है, उसके तहत हमारे कैसे बहुमत की आवश्यकता होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा साधारण या सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि साधारण बहुमत का फॉर्मूला कैसे होता है। तो जो इसका हमारा फॉर्मूला होता है कि जो उस सदन में जितने भी हमारा सदस्य संख्या उपस्थित होते हैं, उसका हमारा आधा कर दिया जाता है और यहाँ पे हमारा +1 कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे किसी भी सदन में हमारा साधारण बहुमत की संख्या निकाली जा सकती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर अच्छा समझाता हूँ। मानना कि लोकसभा में हमारा कुल सीटों की संख्या हमारी 543 होती है और राज्यसभा में हमारी 245 होती है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा 788 आता है। माना कि जिस दिन हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन होता है, उस दिन हमारा लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सब के सब सदस्य उपस्थित हैं। ये पूरे हमारा 788 हमारा सब के सब उपस्थित हैं। और इसी दिन हमारा संयुक्त बैठकों से किसी पारित को विधायक होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका हम आधा +1 करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया। और उसको सॉल्व करके हमारा कुल कितना आ जाएगा, 395 आ जाएगा। तो दोस्तों, इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारे जो लोकसभा में हमारी कितनी सीटें हैं, 543 हैं। और साधारण बहुमत से कितना निकला हमारा 395 निकला। तो इससे यह सिद्ध होता है कि संयुक्त बैठकों से वही विधायक पारित होता है जिसे लोकसभा चाहेगी, क्योंकि लोकसभा के पास सीटों की संख्या अधिक है और यहाँ पर साधारण बहुमत कितने चाहिए, 395 चाहिए। और जो राज्यसभा के पास 245 है और यहाँ पे कितने चाहिए, हमारा 395 चाहिए। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि संयुक्त बैठकों से राज्यसभा से विधायक पारित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी सीटों की संख्या कम है। तो मैंने आपको यहाँ से इतनी सारी नॉलेज बता दी है, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ कि जो हमारे 3 विधायक होते हैं, एक धन विधायक हो जाता है हमारा, और एक हमारा संविधान संशोधन विधायक हो जाता है, और हमारा महाभियोग होता है। और इन तीनों बैठकों में हमारा क्या होता है, हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं किया जाता है। और कभी आपसे पूछा जाता है कि धन विधायक, संविधान संशोधन विधायक और महाभियोग पर हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन किया जाता है, तो हमारे इन तीनों में कभी भी हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं किया जाता है। संयुक्त बैठकों का आयोजन केवल हमारे साधारण या सामान्य विधायक पर होता है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। और अभी तक हमारा केवल 3 बार अभी तक हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन हुआ है। सबसे पहले हमारा 1961 में हुआ था, वो हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर हुआ था, और इसकी अध्यक्षता हमारी अनंत श्यानम अयंगर ने की थी। तो दूसरा हमारा 1978 में हुआ था, ये हमारा बैंकिंग सुधार आयोग पे हुआ था, और इसकी अध्यक्षता हमारे KS हेगड़े ने की थी। और जो हमारा अगला हुआ था वो हमारा 2002 में हुआ था, वो हमारा पोटा नामक आतंकवादी निरोध अधिनियम पर हुआ था, और इसकी अध्यक्षता हमारे PM सईद ने की थी। तो आपको इस संयुक्त अधिवेशन में इतने सारे फैक्ट पता चल गए होंगे, तो आप इनको अच्छे से देखना और इनको अच्छे से नोट भी कर लेना दोस्तों। जो हमारा अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 118 के तहत दिया गया है कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता हमारा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर गलत छप गया है। तो इसका जो आएगा, हमारा अनुच्छेद 118 में दिया गया है कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अनुच्छेद 108 के तहत हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन हमारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कभी अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 108 के तहत करता है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, हमारा अनुच्छेद 118 के तहत करता है। आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, तो अगर आगामी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है इससे, तो आप उसे गलत करके नहीं आओगे। तो अगर मानो कि अगर हमारा लोकसभा का अगर अध्यक्ष हमारा कभी अनुपस्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा लोकसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो अध्यक्ष था, हमारा लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा, वो हमारा इसकी अध्यक्षता करेगा। और कभी मान लो ऐसी स्थिति आ गई कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा राज्यसभा का जो उपसभापति हो जाएगा, वो हमारा इसकी अध्यक्षता करेगा। तो सुन लो कि जो हमारा राज्यसभा का उपसभापति हो जाएगा, वो क्या करेगा,
संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमारा राज्यसभा का सभापति होता है वो क्यों हमारे संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा राज्यसभा का जो हमारा सभापति होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। इसका हमारा वर्णन हमारा अनुच्छेद हमारा 64 में किया गया है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अनुच्छेद 64 में हमारा राज्यसभा का हमारा पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति हमारा राज्यसभा का हमारा सदस्य नहीं होता है। इसी कारणवश वो हमारा संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। आपको ये फैक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये फैक्ट हमेशा याद भी रखना है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो क्यों हमारे संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। अगर दोस्तों एक चीज़ और मान लो, अगर हमारा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उपसभापति तीनों अनुपस्थित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आ जाती है तो ऐसी स्थिति में हमारा संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया वरिष्ठ सांसद करेगा। कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया वरिष्ठ सांसद करेगा। आपको इस अनुच्छेद से इतने सारे फैक्ट मिल गए होंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ना और अपनी कॉपी में नोट करना, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में अगर कोई भी क्वेश्चन इससे बन जाता है और आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप उसे गलत करके नहीं आओगे। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 368 में दिया गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4 स्टार लगा दीजिए। अगर आगामी परीक्षा में कोई क्वेश्चन बनता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है तो आपका आंसर होना चाहिए 368 के तहत किया गया। अब मैं आपको इस आर्टिकल से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ। जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक होता है उसे हम किसी भी सदन में रख सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। लेकिन जो ये संविधान संशोधन विधेयक होता है इसे लोकसभा से अलग पारित होना पड़ेगा और राज्यसभा से अलग पारित होना पड़ेगा। इसका मतलब इसका अर्थ यह बनता है कि जो भी हमारा संविधान संशोधन विधेयक है उसे दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना पड़ता है। और जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक होता है इस पर कभी भी हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कभी क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान संशोधन विधेयक पर हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन होता है नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि संविधान संशोधन विधेयक पर हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं होता है। केवल हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन हमारा साधारण विधेयक पर होता है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किस प्रकार से हमारा साधारण विधेयक पर हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन होता है। और जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति हमारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ये फैक्ट भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को हमारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है तो राष्ट्रपति हमारा जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसे हमारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। जो हमारा 24वां संविधान संशोधन हमारा 1971 में हुआ था, वो हमारी इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था। और इसके तहत यह व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई भी संविधान संशोधन विधेयक हमारा राष्ट्रपति के लिए हमारे पुनर्विचार के लिए आता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा और राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर अनिवार्य करने होते हैं। तो इस संशोधन में हमारा यह व्यवस्था की गई थी। दोस्तों मैंने आपको इस आर्टिकल से इतने सारे फैक्ट बता दिए हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, चाहे उत्तराखंड के एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो, सब के लिए आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 110 में हमारा धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। दोस्तों धन विधेयक से पढ़ने से पहले हम उससे पहले वित्त विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। तो वित्त विधेयक का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 117 और 110 में हमारे वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। तो आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि 110 में धन विधेयक भी है और 110 में वित्त विधेयक, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह होता है कि जो हमारा प्रत्येक धन विधेयक होता है और एक वित्त विधेयक होता है। कैसा विधेयक होता है? वित्त विधेयक होता है। लेकिन जो हमारा एक प्रत्येक वित्त विधेयक होता है धन विधेयक नहीं होता है। तो आपको हमेशा इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रत्येक धन विधेयक कैसा विधेयक है तो एक वित्त विधेयक है, लेकिन जो हमारा प्रत्येक वित्त विधेयक है वो हमारा धन विधेयक नहीं होता है। इसी कारण से हमारा वित्त विधेयक का उल्लेख हमारे 110 और 17 में भी किया गया और धन विधेयक का उल्लेख भी हमारे 110 में किया गया है। अब हमारा अनुच्छेद 117 में स्पष्ट लिखा गया है कि हमारा परिभाषित वित्त विधेयक के साथ वही व्यवहार किया जाता है जो कि हमारे एक साधारण विधेयक के साथ किया जाता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारा जो वित्त विधेयक होता है एक साधारण विधेयक होता है और इसे हमारा लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी रखा जा सकता है। और
जो हमारा वित्त विधायक होता है और सामान्य विधायक होने के कारण इस पर हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो हमारा सामान्य या साधारण विधायक होता है उसी पर ही हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन किया जाता है, और हमारे वित्त विधायक एक हमारा सामान्य विधायक होने के कारण इसी कारण इस पर हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन किया जाता है। अब हम धन विधेयक के बारे में पढ़ते हैं। तो धन विधेयक का जो हमारा उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 110 में किया गया है, और 109 में लिखा गया है कि जो हमारा धन विधेयक है वो हमेशा हमारा पहले लोकसभा में रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है, धन विधेयक अनुच्छेद 109 के तहत हमारा लोकसभा में रखा जाता है। और जब भी हमारा धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता है और जब लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है, अगर राज्यसभा इस विधेयक को पारित कर देती है तो ठीक है, लेकिन अगर इस विधेयक को पारित नहीं कर देती है तो यह विधेयक हमारा 14 दिन के बाद स्वतः ही पारित हो जाता है, मतलब खुद ही पारित हो जाता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि जो हमारा धन विधेयक है उसे राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कभी क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा हमारा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है, तो उसका आंसर हमारा 14 हो जाएगा। और जो हमारा कोई भी हमारा धन विधायक है इसका निर्णय कौन करता है, अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कोई भी विधायक हमारा धन विधायक है इसका निर्णय कौन करता है, वो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी पूछा जाता है कि हमारा धन विधायक है इसका निर्णय कौन करता है, वो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 110 के तहत करता है। और अनुच्छेद 110 के तहत ही हमारा जो परिभाषा दी गई है उसी के आधार पर जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो यह तय करता है कि यह विधायक धन विधायक है या नहीं। के बारे में आपको 2-3 फैक्ट और याद रखने हैं कि धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकती है, और इस पर हमारा संयुक्त बैठकों का आयोजन होता है। और दूसरा फैक्ट यह है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति हमारे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति हमारा कभी भी हमारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। और जो इसका अगला फैक्ट आता है वह है कि जो धन विधेयक रखने से पूर्व हमें राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कहीं पूछा जाता है कि धन विधेयक रखने से पहले किससे अनुमति लेना जरूरी है, तो धन विधेयक रखने से पहले हमारा राष्ट्रपति से अनुमति लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और जो हमारा अगला फैक्ट आता है कि धन विधेयक एकमात्र ऐसा विधायक होता है जो कि सरकारी विधायक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सरकारी विधायक होता है उसे केवल मंत्री रख सकता है। इसी कारण से इसे हमारा क्या कहा जाता है, हमारा सरकारी विधायक कहा जाता है, क्योंकि इसे हमारा कोई अन्य सांसद कभी भी हमारा धन विधायक को नहीं रख सकते। इसका कारण यह होता है क्योंकि हमारा धन विधायक क्या होता है, एक सरकारी विधायक होता है। तो आपको इस अनुच्छेद से इतने सारे फैक्ट मिल गए होंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 112 में हमारे केंद्र के बजट को परिभाषित किया गया है, और केंद्र के बजट को परिभाषित करते हुए हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। दोस्तों कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे संविधान में हमारे बजट की जगह किस शब्द का उल्लेख किया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया है, क्योंकि हमारा बजट का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है और उसकी जगह हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द लिखा हुआ है। और जो इसका हमारा शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हमारे एक वर्ष के अंदर जो भी हमारा आय और व्यय का ब्यौरा दिया गया है वही हमारे वार्षिक वित्तीय विवरण का अर्थ होता है। तो अगर कहीं भी आपसे पूछा जाता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो एक वर्ष के अंदर जो भी आय और व्यय का ब्यौरा होता है इसका हमारा शाब्दिक अर्थ होता है। और बजट का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं किया गया। जो बजट शब्द है इसकी उत्पत्ति हमारा फ्रेंच भाषा के ब्यूज शब्द से हुई है। कहाँ से हुई दोस्तों, हमारा जो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है हमारा ब्यूज, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हमारा चमड़े का थैला होता है। यह क्वेश्चन आपको याद रखना, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हमारे फ्रेंच भाषा के ब्यूज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ में होता है हमारा चमड़े का थैला। और सामान्यतः हमारे 3 सत्र होते हैं संसद में, एक हमारा मानसूनी सत्र होता है, एक हमारा शीतकालीन सत्र होता है और एक हमारा बजट सत्र होता है। जो हमारा बजट सत्र होता है दोस्तों वो हमारा सामान्यतः फरवरी से मई तक चलता है, और संविधान में हमारा कहीं कहीं नहीं लिखा गया है कि ये हमारा बजट सत्र अधिकतम कितना चलेगा, न्यूनतम कितना चलेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि जो हमारा भारत में वित्तीय वर्ष होता है वो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो क्वेश्चन ये हमारे पेपर में कितनी बार बन चुका है कि जो हमारा भारत का वित्तीय वर्ष होता है कब से कब चलता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। आपको इस अनुच्छेद से इतने सारे फैक्ट मिल गए होंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 120 में हमारी संसद की भाषा का उल्लेख किया गया है और उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि संसद की भाषा हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो सकती है। और कभी क्वेश्चन बनता है कि हमारे संसद की भाषा किस किस लैंग्वेज में हो सकती है, तो हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी सांसद अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो उसे जिस सदन में वह बोलना चाहता है उस सदन के सभापति या अध्यक्ष से उसे हमारे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो हमें परमिशन दे देते हैं तो वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, लेकिन एक शर्त होती है, मातृभाषा वही मानी जाएगी जिसका उल्लेख हमारे 8वीं अनुसूची में किया गया है। मैं आपको थोड़ा 8वीं अनुसूची के बारे में बताता हूँ कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारी 8वीं अनुसूची में हमारी 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में हमारी 22 भाषा का उसमें उल्लेख किया गया है। और जो हमारी 15वीं भाषा थी वो हमारी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई थी, वो हमारी सिंधी भाषा थी। और जो हमारी अगली भाषा थी वो हमारे 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी, वो हमारी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को हमारा 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और जो हमारी अगली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी वो हमारी 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत हमारी 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जो कि हमारी मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो थी। तो इन सबको मिलाकर हमारी वर्तमान में कुल हमारी 22 भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया। अगर कोई भी सांसद अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो उसे इन 22 भाषाओं में एक भाषा होनी चाहिए, तभी वो हमारी अपनी सांसद में वो बोल सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको इस अनुच्छेद से भी इतने सारे फैक्ट बता दिए हैं जो कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और मैंने जो भी आपको अभी अनुच्छेद पढ़ाया है उनके बारे में पूरा व्याख्या सहित बताया है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें और जो भी इनसे मैंने आपको फैक्ट बताया उन्हें अपनी कॉपी पर नोट करें और उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। और जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी दोस्त आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।